हाँ, सो हमने जो क्वेश्चंस किए थे उसमें थोड़े क्वेश्चंस बाकी है एक्सरसाइज के, वो देख लेते हैं। एक्चुअली इसमें भी जो हमने कल डिस्कस किया था वही बेस है, मतलब आंसर तुम्हें आ ही जाएंगे, वी विल सी दैट, बट कुछ नया नहीं है, वही चीज है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस तो तुम्हारे हेरिडिटी से है। ओके, देन इवोल्यूशन से आई थिंक कलर्ड आईज ये रहा। ओके, हाउ आर द एरियाज ऑफ स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक, मतलब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, इवोल्यूशन और उसका क्लासिफिकेशन एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, कैसे कनेक्टेड है। तो हमें वही लिखना है कि भाई कनेक्टेड कैसे है, कि जैसे कि इवोल्यूशन तो हो रहा है, लेकिन फिर हमने बोला था कि अगर हम खुदाई कर रहे हैं, फॉसाइल निकाल रहे हैं, तो अगर पहले वाले लेयर में ही निकल जाए फॉसाइल, तो हमने माना था कि भाई ये रिसेंट ईयर का होगा। बहुत डीप डाउन नर्मदा वैली में जाके वो डायनासोर का निकाला था, तो वो फिर दैट मीन्स कि वो लाखों सालों पुराना है। ओके, सो वही तुम लिख सकते हो, one can work out the evolutionary relationships of the species by identifying the hierarchies of the characteristics between them। तो यहाँ पे हम और कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट वो तो तुम लिख ही सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि तुम हायरार्की देख सकते हो। जैसे कल हमने देखा था मंकी और ह्यूमन का, तो मंकी और ह्यूमन में हमने देखा था कि बहुत सारी मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो वैसे तो हम बोला था कि जो प्लेनेरिया है, और वैसे हम स्टार्ट हुए थे यूनिसेल्युलर एक ही लाइफ से, फिर उसका मतलब इवोल्यूशन होता गया, वैसा ही हम मानते हैं। देखो इवोल्यूशन की बहुत सारी, ये सब मानने का ही बात है, कुछ प्रूवन नहीं है। ओके, कोई साइंटिस्ट, कोई वो टाइम पे कोई साइंटिस्ट था नहीं कि हाँ मैंने देखा था ऐसा हुआ। ओके, लाइक दैट, मतलब जो अभी भी हो, हमें कोई ऐसे मिल जाए, भगवान जी आ जाए और बोल दे के भाई देखो पहले ऐसा था अभी ऐसा है। ओके, बट देखो हमारे स्क्रिप्चर्स में भी इवोल्यूशन की स्टोरी है। हमारे जो सपोज विष्णु जी के 10 अवतार्स है, तो वो इवोल्यूशन की स्टोरी के ऊपर बेस है। ओके, सबसे पहले वो मत्स्य अवतार था। ओके, तो मछली, देन कूर्म अवतार था वो कछुआ। ओके, जब वो समुद्र मंथन हुआ था तो कछुए का रूप धारण किया था। फिर एक रूप था वो वराह अवतार, तो जिसका मुंह ऐसे करके था, जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी को उठा लिया था। ओके, तो आधे ह्यूमन थे, हाँ पिग टाइप ऐसे एनिमल का उनका बॉडी था। देन और आगे गए तो से नरसिंह अवतार, अभी होलिका दहन हुआ। ओके, तो नरसिंह अवतार में कैसा था कि वो एनिमल भी नहीं है, ह्यूमन भी पूरे नहीं है, थोड़ा मिक्स स्ट्रक्चर है। ओके, लायन थे लेकिन बॉडी ह्यूमन का था। ओके, फिर और आगे गए तो फिर अब पहला ह्यूमन, पूरे ह्यूमन में आ गए, लेकिन पूरे ह्यूमन में ऐसे छोटू थे, वामन अवतार। ओके, वो 3 पांव वाली स्टोरी है वो, तो वो वामन अवतार, मतलब वामन मतलब छोटा। ओके, तो वो अवतार थे। उसके बाद पहला इवॉल्व्ड अवतार आया, बहुत ज्यादा, मतलब फुल्ली इवॉल्व्ड अवतार, दैट इज नहीं कृष्ण जी नहीं, कृष्ण जी के पहले तो राम जी, परशुराम अवतार। ओके, सो परशुराम जी पूरे इवॉल्व्ड। ओके, मतलब फुल्ली सब कुछ है, उनके पास नॉलेज है, सब कुछ है, तो वो पहले इवॉल्व्ड अवतार। देन उसके बाद श्री राम जी आए, तो वो भी एकदम हायर लेवल पे। फिर एकदम आगे दैट इज कृष्ण जी। ओके, और फिर गौतम बुद्धा। ओके, तो गौतम बुद्धा पता है तुम्हें, इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का। कई स्टूडेंट्स को या कई लोगों को भी पता नहीं होता, वो मानते कि वो अलग रिलीजन है, वो बुद्धिस्ट है, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो बुद्धा डिफरेंट है, बुद्धिस्ट का रिलीजन डिफरेंट है, हम हिंदू है, वो लोग बुद्धिस्ट है। ए भाई, सब कुछ एक ही है। ओके, वो वैसी पार्शियलिटी होनी नहीं चाहिए, वो हो जाती है क्योंकि हमें नॉलेज कम है। ओके, अदरवाइज सब कुछ तुम मिलाओ तो वो एक ही है। ओके, तो गौतम बुद्धा विष्णु जी के इनकारनेशन है। और फिर नेक्स्ट कलयुग का एंड जो करने आएंगे दैट इज कल्कि अवतार। ओके, उसके ऊपर भी बहुत सारी थियरीज और स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि कब होगा, क्या होगा। ओके, राजस्थान में तो एक टेम्पल अभी से है, कल्कि अवतार का टेम्पल अभी से है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं घोड़े के ऊपर, और घोड़े का है ना, तुम नीचे का पैर देखोगे ना, सो दैट लेग इज लाइक लिविंग हॉर्स। वो एक लिविंग हॉर्स हो उतना ही है, लेकिन सिर्फ नीचे वाला, बाकी पूरा स्टेच्यू है, लेकिन
नीचे वाली बॉडी जो तुम देखोगे, टच करोगे तो इट इज लाइक लिविंग हॉर्स। तो वो ऐसा और वो हर ईयर, हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। हर दिन तो नहीं, फिर ऐसा नहीं कि आज है तो मतलब एक वीक के बाद तो हो गया, ऐसा नहीं। इतना कम बढ़ता है कि हमें पता ना चले। जैसे कि मून है, तो मून सपोज ऐसा नहीं है कि भाई कल अमावस्या थी और आज पूनम हो गई, होता है ऐसे अचानक से, ऐसे कुछ नहीं होता। वो एकदम स्लोली स्लोली बढ़ता है। मतलब तुम 2 दिन का भी गैप देखोगे कि भाई कल हमने देखा था कि भाई कुछ भी, मतलब जैसे हम बोलते एकम बीज, ओके, तो कल सपोज बीज था और आज त्रीज है, तो तुम सेकेंड डे आफ्टर दी फुल मून देखोगे तो भी तुम्हें सेकेंड डे हो गया है, फुल मून हो गया था, पूर्णिमा हो गई, उसके बाद 2 दिन हो गए, फिर भी तुम देखोगे अभी तो फुल मून ही है, ऐसा ही लगेगा। तीसरे दिन देखो अभी भी फुल मून है, वो एग्जैक्टली तो है ही नहीं, वो कंटिन्यूअसली छोटा होता जा रहा है, लेकिन वी कैन नॉट, हमें दिखाई नहीं देता, हमारे सेंसेस से हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो जो पूरा वो स्टेचू लिविंग हो जाएगा तब जाके कल की अवतार होगा, ऐसा है। ओके, वो हॉर्स वाला जो इतना लिविंग है, पूरा जब लिविंग हो जाएगा ना तब कल की अवतार होगा, ऐसा माना जाता है, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। अभी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो होना बाकी है। ओके, ऑलरेडी इवोल्यूशन की स्टोरी भी सारी लिखी हुई है। ओके, जैसे केदारनाथ में आज से 10 साल पहले प्रलय आया था, तो वैसे बद्रीनाथ में भी आने वाला है, वो ऑलरेडी रिटन है हमारे स्क्रिप्चर्स में कि बद्रीनाथ में भी ऐसे आएगा। फिर बद्रीनाथ जाने वाले जो 2 पहाड़ है, वो पहाड़ एक दूसरे से टकरा जाएंगे। जैसे कल हमने पहाड़ बनाए थे और टूट गए थे, अब एक हो जाएंगे, तो वो एक हो जाएंगे तो इतना और हो जाएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ऐसा माना गया है स्क्रिप्चर्स में। अब वहां हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं, वो स्क्रिप्चर्स में ऐसा लिखा है कि भाई वहां जाने वाला रास्ता ही एकदम दुर्गम हो जाएगा, मतलब तुम वहां जा ही नहीं सकते, जियोग्राफिकली वैसा हो जाएगा। तो उसके बाद एक टेम्पल है बद्रीनाथ जी का ही, फिर लोग वहां पूजा करने जाएंगे जब ये हो जाएगा उसके बाद। और वो टेम्पल अभी से है, वो टेम्पल आज भी है, लोगों को पता नहीं है, हम तो बद्रीनाथ ही जाते हैं, लेकिन एक टेम्पल है जिसका नाम है भविष्य बद्री। तो भविष्य में बद्रीनाथ की पूजा वहां होगी। अभी जो हम बद्रीनाथ जा रहे हैं तब तो जा नहीं सकेंगे, तो यहाँ अब हमारा लॉजिकल दिमाग सोचेगा कि भाई इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी, कितना भी रास्ता बंद हो जाए हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे। अरे वहां हेलीकॉप्टर कितने क्रैश होते हैं पता है, एटमोस्फियर ही ऐसा होता है तुरंत, मतलब यू कैन नॉट इमेजिन कि अभी एकदम धूप है और नेक्स्ट मिनट में तो बारिश हो गई, वैसे मतलब इवनिंग जैसा लगेगा दोपहर के 12 बजे भी, वैसा भी एटमोस्फियर चेंज हो जा सकता है। तो वी थिंक दैट टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा एंड ऑल। वो तो हम पहले भी कब से सोचते ही आ रहे हैं। सोचा था कोविड का ऐसा होगा, केदारनाथ में इतना प्रलय हुआ था, वो होगा, इतना सारा पानी अचानक से कैसे आएगा, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया, किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें रिटर्न है। चलो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो वही चीज है कि क्या कितने मतलब कॉमन है, जैसे हमने चिंपांजी और ह्यूमन का देखा था, तो भाई हमारे एंसेस्टर नजदीक होंगे, मतलब दोनों के एंसेस्टर, चिंपांजी के एंसेस्टर और ह्यूमन के एंसेस्टर का जो हम ग्राफ बनाएंगे तो वो नजदीक आ जाएगा। ओके, नजदीक इन द सेंस वैसे नजदीक नहीं, लेकिन दूसरे एनिमल की कंपेयर में नजदीक, उसको भी नजदीक का मीनिंग लाखों साल है इसमें। ओके, लेकिन फिर हम एंसेस्टर की बात करें ह्यूमन एंड अ फिश, तो उनके एंसेस्टर भी सेम ही है, सबके एंसेस्टर सेम है, लेकिन हमारे और फिश के भी सेम है। लेकिन उसके लिए तो जो चिंपांजी और ह्यूमन के पहले जाने वाला था, सपोज जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम चले गए 100 करोड़ पहले, 100 करोड़ ईयर पहले चले गए जब सिंगल सेम था। लेकिन अब फिश और ह्यूमन का देखेंगे तो मे बी से मतलब बहुत ज्यादा, उससे भी कई टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स वैसे। ओके, तो वही चीज तुम्हें यहां लिखनी है कि एक सिमिलरिटीज जितनी ज्यादा है उतना एंसेस्टर नजदीक होने के चांसेस ज्यादा है, और जितनी सिमिलरिटीज नहीं है, कम है सिमिलरिटी, डिफरेंसेस ज्यादा है, उतना एंसेस्टर बहुत दूर पीछे होने के चांसेस ज्यादा है। ये सारी चांसेस और बिलीफ सिस्टम की बात है। ओके, तो देखो सिमिलरिटीज अमंग ऑर्गेनिजम्स विल अलाउ अस टू ग्रुप देम टुगेदर। ओके, वही if the characteristics between the two species are more common, then they are more closely related and they had a recent common ancestor। वही चीज लिखनी है। अंडरस्टूड। एक पॉइंट हमने कौन सा लिखा, वो खुदाई करने वाला, कि भाई
अर्थ क्रस्ट के ऊपर के लेयर में मिल जाए तो वो क्या है, रिसेंट में है, और बहुत नीचे मिले दैट मीन्स वो बहुत पहले का है। और दूसरा पॉइंट हमारा कॉमन एंसेस्टर वाला। ओके, thus build up a small group of species with recent common ancestor, then super group with more distant common ancestor, and so on. By this one can interlink the study of evolution and classification. ऐसे करके हम इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन को क्या इंटरलिंक कर सकते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि ह्यूमन एंड चिंपांजी, तो हम जाएंगे तो भाई हाँ मिल गया एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर मिल गया जहां से ऐसे डिवाइडेशन हुआ था। ओके, देन अगर ह्यूमन और फिश की बात करें तो भाई उससे भी बहुत आगे जाना पड़ेगा। कॉमन मतलब फिर ह्यूमन, चिंपांजी और फिश, उसका भी आगे चले जाओगे तो कॉमन ही आएगा, लेकिन कितने पीछे जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर वापस जैसे कल हमने सीखा था कि वो जो कीटक है, जो इंसेक्ट्स थे, तो भाई रेड से ग्रीन हुए, ग्रीन से वापस ब्लू हुए, ब्लू से रेड भी है। वैसे जरूरी नहीं है कि सबका एक स्पीड से हो जाए। सोचो सबका इवोल्यूशन एक स्पीड से हो जाता, जितने भी मंकीज है, चिंपांजी है, सबका एक ही स्पीड से इवोल्यूशन हो जाता तो सारे ह्यूमन बन जाते, फिर अभी मंकी होते ही नहीं। जस्ट इमेजिन की ये बात है, कोई कुछ भी इमेजिन कर सकता है। ओके, सोचो कि सारे चिंपांजीज है और सारे मंकीज है, सबका ही इवोल्यूशन हो जाता तो सभी ह्यूमन बन गए ना। तो अभी तो हमें दिखते ही नहीं कि भाई मंकी में से हम आए, तो ये मंकी कहाँ है? मतलब ये जो मंकी है वो फिर अभी थोड़े सालों बाद ह्यूमन बन जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ओके, सो वी डोंट नो, नेचुरली होता है। जैसे कल हमने देखा था कि भाई रेड में नेचुरली है ना, हमने देखा था सब कुछ नेचुरली ऑकरेंस में होता है, आर्टिफिशियली नहीं। जैसे इंसेक्ट्स देखे थे तो रेड में से ग्रीन हुए तो नेचुरली हुए, किसी ने रेड के ग्रीन किए नहीं है, ऑटोमेटिकली एनवायरमेंटल चेंज के हिसाब से हो गया। देन वापस ग्रीन में से वापस रेड हुए थे, फिर ब्लू भी आए थे। तो वैसी स्टोरीज इन द सेंस बुक में जो दिया हुआ है दैट विल गो ऑन। ओके, और यहाँ पर भी बहुत सारी थियरीज है इवोल्यूशन की, डार्विन की सबसे ज्यादा फेमस जो हम मानते हैं। ओके, जो कल मैंने बताया था ऐसे करके। ओके, तो हम डार्विन का इवोल्यूशन थियरी पढ़ते हैं। ओके, ये सब मैं जब पढ़ता था तब भी था ना ये सब, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ा था टेंथ में नहीं, पता नहीं कि टेंथ में पढ़ा था, बट मेरी स्कूलिंग में मैंने ये सब पढ़ा था। ओके, डार्विन नो उत्क्रांतिवादનો नियम, मैं तो गुजराती मीडियम में पढ़ा था। ओके, तो गुजराती मीडियम मतलब तुम्हारे जैसा नहीं, गुजराती वाला। हाँ। बोलने वाला भी गुजराती, लिखना भी गुजराती। ओके, हमारे टाइम पे तो इतने इंग्लिश मीडियम था ही नहीं। मतलब ऐसा समझो 10 स्कूल है तो उसमें से 2 स्कूल में इंग्लिश मीडियम, बाकी सारे में गुजराती मीडियम। वैसे चलो अभी वहां अभी स्टोरी तो बहुत है अपने पास। हाँ, तो समझ में आ गया। ओके, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टर्म। ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी। एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गन विथ एग्जांपल, ये तो हमने कर लिया है। ओके, देन आउटलाइन। देखो ये अभी क्वेश्चन जैसा पूछ लिया है, तो ऐसा नहीं है कि अभी ये कैसे करें, दिमाग लगाओ। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे और आ जाएगा। कंसेप्ट अंदर आ गया है, एनसीईआरटी में कंसेप्ट आ गया है, वो कंसेप्ट को अलग तरीके से लगा के बताओ, ऐसा पूछा है, जिसमें हेरिडिटी और इवोल्यूशन दोनों का कंसेप्ट आ गया है। क्या पूछा है? आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। मतलब ये क्वेश्चन को समझना पड़ेगा पहले तो, और उसके बाद तुम बोलोगे कि भाई ऐसे डॉग का कोट कलर का ऐसा तो कुछ है नहीं एनसीईआरटी में। वो तो सही है, एग्जैक्टली तो नहीं है, लेकिन उसके जैसे कितनी कंसेप्ट दिए हुए हैं, तो वो अगर तुमने समझे होंगे, कंसेप्ट को समझो, फिर ऐसा पूछा जाए तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सिलेबस के बाहर का है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि कौन से कंसेप्ट, और एटलीस्ट उन्होंने भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, सो वी कैन प्रिपेयर। ये ऐसा तो नहीं है कि कहीं से डाल दिया हो, एनसीईआरटी में ही है एक्सरसाइज में। सो ये क्या है, डिट्टो हमें तुम्हें आंसर बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन बुक में वो आंसर मिलेगा, प्रोजेनी वाला आंसर मिलेगा, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, वो पी प्लांट्स के थे, फिर एक टॉल प्लांट्स थे, लॉन्ग शॉर्ट, मतलब हाइट वाले थे और एक शॉर्ट थे। ओके, टॉल और शॉर्ट वाला देखा था, तो वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है, सेम कंसेप्ट यहाँ लगाना है, लेकिन वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, टॉल एंड शॉर्ट, और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स हम कलर डिसाइड करेंगे। जैसे कलर का भी एक एग्जांपल है फ्लावर वाला। ओके, पीस के बाद वाला जो वायलेट कलर था और व्हाइट कलर के फ्लावर्स थे, वो एग्जांपल दिया हुआ है। सो एग्जांपल कुछ भी पूछ सकते हैं,
इसके बाहर का भी कुछ नया ले आएंगे। ओके कि भाई ह्यूमन है, एक ब्लैक है, सपोज कल जैसे हमने बात की थी कि पेरेंट में सपोज फादर ब्लैक है और मदर व्हाइट है, मान लो ऐसे। ओके सो भाई जो चाइल्ड, जैसे कल हमने कहा की बात की थी, किसकी शादी करवाई थी, जम्मू कश्मीर की लड़की और यहाँ का लड़का, ऐसे। तो फिर यहाँ से फिर जब उनकी प्रोजेनी होगी, ऑफस्प्रिंग होगी, तो उनमें मतलब जो सांवलापन फादर में है उससे थोड़ा आगे बढ़ गए, और जो फेयरनेस जो गोरापन मदर में है उससे थोड़ा डाउन चले गए, वैसे ही आगे आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा हो सकता है कि भाई पूरे के पूरा मदर पे जाए, पूरे के पूरा फादर पे जाए, हो सकता है। तो वो तो हमने देखा था ऑलरेडी। सारे के सारे टॉल और शॉर्ट का तुम रिप्रोडक्शन करवाओ, जरूरी नहीं है कि उसके ऑफस्प्रिंग सारे टॉल आए, सारे शॉर्ट आए, टॉल और शॉर्ट, सब कुछ पॉसिबल है, मतलब सब कुछ पॉसिबल है। तो वही कंसेप्ट और थियरी का यूज यहाँ करना है। क्या कि भाई डॉग है तो भाई डॉग का कोट कलर, मतलब बाहर से दिखने वाला कलर, भाई हम देखते हैं डॉग तो कई हमें व्हाइट दिखते हैं, व्हाइट मतलब वैसे व्हाइट, ऐसे व्हाइट नहीं, ऐसे व्हाइट नहीं, ओके वैसे व्हाइट भी होते हैं, यहाँ पीछे ही है, जाओ तो देखते जाना। ओके ऐसे व्हाइट नहीं होते, यहाँ पीछे वाला छोटा सा नहीं है। ओके हाँ, तो दैट व्हाइट, फिर होता है ऑफ व्हाइट, फिर होता है थोड़ा रेडिश कलर जैसा, रेडिश तो नहीं बट ऐसे ब्राउन कलर जैसा होता है। देन ब्लैक तो होते ही है, वो भी देखा होगा अपने घर के पास। ये वहां से जाओ तो ऑफ व्हाइट है, पीछे देखो तो व्हाइट है, ओके, और नीचे तो ब्लैक है, और ब्राउन तो दिखते ही है, हाँ ब्राउन भी है नीचे। ओके तो सारे कलर दिखते हैं हमें। ओके यही पे है, यहाँ से ट्यूशन से बाहर जाओगे तो ये सारे कलर दिख जाएंगे। तो ये ऐसा पूछ रहे हैं कि उसका चार्ट बनाओ, उसका प्रोजेक्ट बनाओ कि ये कलर कैसे। अब हम 2 कलर की बात करने वाले हैं। ओके हम सारे कलर, अभी बाकी कलर में भी यही है, कंसेप्ट तो यही लगेगा। हम 2 कलर की बात करते हैं, सपोज ब्लैक एंड व्हाइट। ओके सो ब्लैक एंड व्हाइट है तो कौन डोमिनेंट होगा, वो तो हमें क्या मालूम, जो डोमिनेंट होगा वो आ जाएगा, हमारे हिसाब से लगाना है। तो जो हमने वहां पे थियरी लगाई वही थियरी यहां पर लगानी है। देखो सबसे पहले देखो वो वाली थियरी तो पता है ना, जो हमने क्लास के टाइम पे देखी थी। हाँ तो सेम ही है। देखो तुम्हारे पास कोट कलर एक है ब्लैक और एक है व्हाइट, डन। तो सपोज मैं ये लेता हूं से मेल में है बीबी और से फीमेल में है, थोड़ा बढ़ाते हैं इसको, हाँ ये है ना। सो मेल में है बीबी और फीमेल में है स्मॉल बी और बड़ा, चलो ठीक है। सो वेयर कैपिटल बी इंडिकेट्स से ब्लैक कलर, ये हमने बनाया है, जो बनाना है बनाओ। ओके एंड स्मॉल बी इंडिकेट से व्हाइट कलर, डन। ओके अब ये जो हमने पढ़ा था वही है कंसेप्ट। तो अब वो प्रोजेक्ट बनाना है हमें। तो अब सपोज F1 जनरेशन हम बनाए, ओके तो क्या होगा, सबसे पहले ये और ये मिलेंगे, तो क्या मिलेगा, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। देन वो और दूसरा वाला बी, ये और ये, ओके तो अगेन कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। देन ये वाला तो भाई क्या है, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और फिर ये भी जाएगा। ओके सो कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, ये बनेगा। F1 जनरेशन में यही होगा। ओके अब ये कौन से कलर के है भाई, हमें क्या मालूम। ओके कौन सा कलर है हमें पता नहीं है। नाउ वी कैन एज्यूम कि कौन सा डोमिनेंट कलर है। चलो हम मान लेते किसका बनाना है, जो भी बनाना हो हम बाद में बोल देंगे। सपोज हम पहले बनाते हैं ब्लैक कलर डोमिनेंट है, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर मतलब कौन सा है, सपोज ये बोला है ना कैपिटल बी, तो ये सारे कौन से कलर के होंगे, सारे ही ब्लैक के होंगे। क्यों, क्योंकि कैपिटल बी तो सब में है, देखो सब में ही कैपिटल बी है। तो ये जो रिप्रोडक्शन हुआ है उसके जितने भी चाइल्ड है सारे के सारे क्या आएंगे, दोनों के ब्लैक। भले ही मदर व्हाइट है लेकिन आएंगे ही नहीं, ब्लैक ही आएंगे क्योंकि ब्लैक कलर डोमिनेंट है। अंडरस्टूड। अब ये जो बच्चे हुए थे वो लोग बड़े हो गए और अब उनके बच्चे हो गए। ओके तो उनके बच्चे करते हैं, चलो। सो अब जैसे यहां से हमने 2 लिए, ये 4 में से 2 ले लिए, एक है हमारा ये और कोई भी ले लो, यही है कॉम्बिनेशन। तो ओके नाउ ये F2 जनरेशन। अब वापस करते हैं तो दिस बी एंड दिस बी, कैपिटल बी कैपिटल बी। ओके देन
चलो फिर ये देखो स्मॉल बी, क्या टोटल काला होगा। कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, देन दिस वन स्मॉल बी और कैपिटल बी है तो उसको हम आगे पीछे तो लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और ये है टोटल सफेद। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये क्या है, तीनों टाइप के कलर मिल रहे हैं। अब हमें कुछ भी मिल सकता है कि भाई इन लोग की ऑफस्प्रिंग हुई तो पूरे का पूरा, मतलब उसके सपोज 4 भाई बहन है, तो 4 भाई बहन में से जो पहला बेटा हुआ, ओके बेटा बेटी व्हाटएवर, जो पहला चाइल्ड हुआ वो पूरे का पूरा ब्लैक आया। उसके पेरेंट्स तो कोई ऐसे नहीं थे, इतने काले तो कोई नहीं थे। ओके, मम्मी भी मतलब थोड़ा नॉट टू मच फेयर नॉट टू मच ब्लैक, पापा भी नॉट टू मच ब्लैक नॉट टू मच फेयर, बट उनका बेटा इतना ज्यादा ब्लैक। अब हम सोचेंगे भाई मम्मी भी इतने काले नहीं है, पापा भी इतने काले नहीं है, लेकिन ये क्यों इतना काला आया। लेकिन आ सकता है, डन, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, समझ में आया। तो ये पूरा ब्लैक। अभी उनका जो दूसरा चाइल्ड है, तो दूसरे चाइल्ड में वो मम्मी पापा पे ही गया, जैसे मम्मी पापा थे वैसे ही दिख रहा है। थर्ड चाइल्ड आया तो वो भी मम्मी पापा थे वैसे ही दिख रहा है, और फोर्थ चाइल्ड आया वो तो पूरा फेयर आ गया। सोचे मम्मी भी इतनी गोरी नहीं है, पापा भी इतने गोरे नहीं है, लेकिन ये इतना गोरा कैसे। ओके, लेकिन हो सकता है। ओके, तो ये पूरा क्या आ गया, व्हाइट, समझ में आ गया। और ये पूरा क्या हो गए, ब्लैक। डन, समझ में आ गया, नो कंफ्यूजन। अब लाइफ टाइम याद रह जाएगा। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यही प्रोजेक्ट बनाना था। इन्होंने जो भी लिख के बनाया हो, हम तुम सिंपल ऐसे लिख के बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, अब ये तो हमने बात कर ली किसकी, अब यहाँ पे तुम बता दो, पहले ही बोल दो, ऐसे जब बताओ ना कैपिटल बी इज ब्लैक कलर, स्मॉल बी इज व्हाइट कलर, एंड एज्यूम दैट दिस इज डोमिनेंट, वैसे तुम्हें दिखा देना। तो ये किसका है, कैपिटल बी डोमिनेंट का है। तब हमें क्या मिलेगा, ये ब्लैक मिलेगा, ये भी ब्लैक मिलेगा, ये भी ब्लैक मिलेगा, तीनों 3 ब्लैक मिले, सिर्फ एक व्हाइट मिला। क्यों, क्योंकि कैपिटल बी तो सब में ही है, इसमें नहीं है। समझ में आया, पक्का। ओके, यहाँ पर भी सारे ब्लैक ही मिलेंगे। और सोचो कि सभी ब्लैक है, मम्मी भी ब्लैक, पापा भी ब्लैक, तो भाई पहला बेटा ब्लैक, दूसरा ब्लैक, तीसरा ब्लैक, लेकिन एक बेटा व्हाइट आ गया। तो फिर ये समझ में आ रहा है ना, ये सारे ही ब्लैक है, क्योंकि कैपिटल बी तो सब में है, ये मम्मी पापा भी ब्लैक ही है, लेकिन थोड़े पता नहीं चल रहा। लेकिन मेन कलर अगर कोई बोले कि फेयर है या डार्क है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई मम्मी और पापा दोनों डार्क है। क्यों, क्योंकि कैपिटल बी डोमिनेंट है और कैपिटल बी दोनों में है। समझ में आया, तो दोनों को ही हम डार्क बोलेंगे। फिर ये जो 3 बेटे हुए सबको ही डार्क बोलेंगे, लेकिन वो चौथा व्हाइट है, फेयर है। डन। अब यही तुम लास्ट में, ये तो खत्म हो गई, सो तुम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हो कि दिस इज द प्रोजेक्ट एंड इन F1 जनरेशन all childs will be black, in F2 generation 3 child will be black and 1 child will be white. Okay, वैसा लिख सकते हो। And if we are assuming, or if white, small b, white color is dominant in nature, then in F1 generation all are white. In F2 generation 3 are white and 1 is ब्लैक। डन। क्योंकि स्मॉल भी देखो सब में है, यहाँ पर भी सब में है एक्सेप्ट दिस वन। अगर स्मॉल भी डोमिनेंट है तो वो तो जो भी डोमिनेंट हो, अब हम तो डिसाइड नहीं करते कि कौन डोमिनेंट है, वो तो नेचुरली ऑटोमेटिकली, नेचुरली इन द सेंस एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंडेंट के कैसे क्या होगा। वैसे एक्चुअली अगर देखा जाए हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं है हमारे स्क्रिप्चर्स में, सब कुछ बता दिया गया है। हमें पढ़ने का टाइम ही नहीं, हमें पढ़ने का टाइम नहीं है। देखो लोग बोलते हैं ना कि क्या होगा, जैसे अभी मैंने बताया नेचुरली, अब बुक के बाहर का बता रहा हूँ। ओके, हमारे स्क्रिप्चर्स में मैंने बताया ना कि मैं काफी 10-15 दिन से ये स्टडी कर रहा हूँ। कल बताया था ना, गर्भ संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक का, तो गर्भ संस्कार का पढ़ रहा हूँ। ओके, स्टडी लेवल अच्छा होता है, ये भी एक स्टडी लेवल होता है, तुम लोगों का भी टाइम आएगा। ओके, सो
इतना अभी तो इतने दिन थोड़ा बहुत स्टडी किया, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि मैं उस पे टीचिंग स्टार्ट कर दूं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हुआ है कि पर्टिकुलरली हमने बोला ना नेचुरली एडजस्टमेंट होता है, कौन सा कलर क्या, जैसे मेल और फीमेल का भी हमने देखा था। ओके कि एक्स और एक्स है और से एक्स और वाई है, तो हमें थोड़ी पता है कि कब एक्स आएगा और कब वाई आएगा, हमें तो पता नहीं है कि कब क्या होगा। तो हमने बोल दिया कि भाई एक्स एक्स से मेल, एक्स वाई से फीमेल। ओके हमने ऐसा मान लिया जो भी हो, बट फिर हम बोलेंगे भाई हम वो तो नेचुरली है, कौन सा लेंगे वो हम थोड़ी चूज करेंगे। हमारे स्क्रिप्चर्स में सीक्रेट है, किसको बताना हो। ये लोग सुन रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम लोग को फिर से सुनना हो तो काम आएगा। हमारे स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा हुआ है कि चूज कर सकते हैं हम कि कब मतलब तुम्हें बेबी बॉय चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन चूज व्हेन यू वांट बेबी गर्ल, वो भी चूज कर सकते हैं। कैसे? पर्टिकुलर हमारे जो 16 ग्रह सिस्टम और मतलब जो हमारी प्लैनेट्स है सारे, जैसे हम बोलते हैं कि भाई टाइड इन टाइड आउट होता है। ओके अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि ज्योतिष शास्त्र एंड ऑल ये एक साइंस है। फिर जो तुम हवा में बातें कर रहे हो दैट इज नॉट साइंस। ओके तो हम कोई अंधविश्वास की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो साइंस है वो साइंस है। ज्योतिष शास्त्र की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छी या बुरी वो तो हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, बट एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक साइंस है। अगर तुम पूरा समझ गए ना डिट्टो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा ही होने वाला है। लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पता है? तुम्हें कितना भी पता चले, यू कैन नॉट चेंज इट। तुम्हें पता चल जाएगा कि ऐसा होगा, अरे होगा ही। तुम कुछ नहीं कर सकते, चेंज कर ही नहीं सकते। ऐसा हो तुम्हें पता चल जाए कि तुम बाहर जाओगे और साइकिल से गिर जाओगे, तो अरे मैं बाहर जाऊंगा ही नहीं, मैं घर पे ही रहेंगे। अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जाओगे खुशी खुशी जाओगे कि चलो फटाफट थोड़ा चॉकलेट लेके आ जाते हैं, बाहर थोड़ी जाना है, पीछे ही तो जाना है। हाँ अभी तो साइकिल निकाली, घर में ही गिर गए। कुछ भी वी कैन नॉट इमेजिन। ओके उतना परफेक्ट है ये, उतना मतलब 100% प्योर जैसा है, बट वो होगा ही। ओके तो इसीलिए शायद ना जानना हो तो मत जानो, क्योंकि अच्छा है तो हम वेट करते रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं और उसका वेट करते रहेंगे। तो वेट करते रहे और कुछ काम नहीं किया, जैसे तुम लोग वेट कर रहे हो, अरे यार मेरे तो 80% आने वाले हैं, 80% आने वाले हैं, बस मजे ही मार रहे हो कि 80% आने वाले हैं, और पढ़ाई नहीं की तो गए। वो गया, फिर तुम बोलोगे यार ज्योतिष शास्त्र तो काम नहीं किया। अबे कब करेगा? उसमें लिखा हुआ था तुम पढ़ाई करोगे, वो भी था अंदर। तुमने तो पढ़ाई छोड़ दी रिजल्ट देख के, तो कब होगा फिर? तो इट्स अ प्रोसेस कि ये स्टेप के बाद ये स्टेप के बाद ये। तुमने तो मतलब रिजल्ट देख के चलो अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, खत्म। फिर तुम बोलोगे ज्योतिष शास्त्र काम नहीं करता, तो कैसे करेगा? वो भी कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस है, वो भी कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बेस है। ओके किसी के मतलब ज्योतिष देखा ऐसे, भाई तुम्हें बहुत ज्यादा डायबिटीज है और बस 1 साल है तुम्हारे पास, तो डर जाएगा। 1 साल है, लेकिन वी आर ह्यूमन बींग्स, है हमारे पास विल पावर। तुम ये भी हो सकता है ऑलरेडी डिसाइडेड हो कि तुम्हें वो नॉलेज मिला, अब तुम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए। क्या बात कर रहे हो, 1 ही साल में बंद, आज से सारा मीठा बंद, एक्सरसाइज शुरू, ये वो सब कुछ तुमने किया और फिर नहीं हुई डेथ। अब अभी वैसे भी एग्जाम्पल तुम्हें मिलेंगे, वे ज्योतिष कुछ नहीं होता, ये ज्योतिष ने मुझे बोला था कि 1 साल बाद डेथ हो जाएगी, अभी देखो अभी तक जिंदा हूं। अरे भाई वो भी कॉज एंड इफेक्ट पे है। अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे तो वो रिजल्ट है। और तुमने प्रोसेस में कुछ भी चेंज किया खुद, तुम्हारे पास फ्रीडम है भाई, भगवान ने हमें पावर दिया हुआ है, यू आर फ्री। ओके तो तुमने कॉज चेंज कर दी, एक्सरसाइज करना शुरू किया, वॉकिंग शुरू किया, ये वो, तो नहीं होगी भाई डेथ, नहीं होगी। वो भी कॉज एंड इफेक्ट। तो मतलब वो साइंस क्या कहता है कि सारे प्लैनेट सिस्टम है, जैसे टाइड इन टाइड आउट, हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि कैसे टाइड इन होता है, कैसे टाइड आउट होता है, क्योंकि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, इसीलिए पानी खींचा चला जाता है। सोचो तुम के बोले हम नहीं मानते यार, मून कहाँ और हम कहाँ,
ऐसे कोई थोड़ी अट्रैक्ट कर सकता है। तो कहां जाता है भाई टाइडिन? आता कैसे है बताओ लॉजिकली, क्यों आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉजिकली बताओ। बोल दिया कि नीचे जाता है सब कुछ, क्यों नीचे जाता है? तो उसका साइंस हमने बोला कि भाई बहुत ज्यादा सेंटर में अट्रैक्शन फोर्स है, ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए खींचा चला जाता है। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स मून का भी है, इसलिए खींचा चला जाता है। तो वो आंसर पे आऊं तो पर्टिकुलर प्लैनेट सिस्टम और पर्टिकुलर दिन में पर्टिकुलर टाइम पे अगर रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो तो बॉय ही होगा, फिक्स्ड है, ऐसा लिखा हुआ है हमारे स्क्रिप्चर्स में। कैसे सर? पर्टिकुलर डेज, मतलब उसके लिए जैसे मेल का ये है पर्टिकुलर मेल की कैरेक्टरिस्टिक, सपोज जो बॉर्न हुए थे उसका दिन और अभी की कैरेक्टरिस्टिक्स एज के हिसाब से होता है वापस, सबकी एज अलग तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो कौन सी एज में तुम कर रहे हो, तुम्हारा बॉर्न कब हुआ था और अब तुम रिप्रोडक्शन कर रहे हो, फिर एट द सेम टाइम फीमेल क्या बॉर्न कब हुआ था और उसकी एज अभी क्या है, सब कुछ मैटर करता है। तो सब कुछ तो सबके लिए डिफरेंट होगा। फिर हम एक ही रूल लेके बैठेंगे, इसके लिए सही है इसके लिए गलत है, तो गलत ही होगा ना भाई। वो रूल उसके लिए था, तुम सबके लिए नहीं था, ओके। सो लेकिन अगर वो सारा अगर स्टडी करो तुम कि भाई ये बॉर्न का डेट है, अभी एज इतनी है एंड पर्टिकुलर डे उसके लिए फिक्स होते हैं, तो उस दिन अगर रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो और वो जो रिप्रोडक्शन एक्टिविटी हो उसके बेस पे अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके ही बेस पे, ओके। फिर ऐसा नहीं कि जैसे मैंने बोला कि भाई मंगलवार और गुरुवार को बॉय होगा, तो फिर तुम तो मंगलवार को भी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी की, वेडनेसडे को भी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी की और गुरुवार को भी रिप्रोडक्शन एक्टिविटी की, वो ओके। और अब तुम्हें पता है कि वो जो स्पर्म और एग मिले थे वो कौन से डेज के मिले थे, हमें पता है? नहीं पता है। क्यों? कि भाई तुम छोड़ देते अगर बुधवार वेडनेसडे तो हो जाता अरे और लेकिन ये साइंस है, ओके, हमें नहीं पता है ना। तो अगर तुम पर्टिकुलरली वो करो कि भाई इस दिन ओके फिक्स कर दिया तो 100% वैसा ही रिजल्ट आएगा। इट इज रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स। फीमेल्स तो भाई बेबी गर्ल चाहिए तो बेबी गर्ल ही होगी, बेबी बॉय चाहिए तो बेबी बॉय ही होगा। अरे एक्सट्रीम लेवल पे बताऊं, तुम सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। एक्सट्रीम मतलब जो उसके लिए भी पूरे के पूरे स्क्रिप्चर्स हैं हमारे पास कि तुम्हें कैसा चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चाहिए, उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जो चाइल्ड है उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, वो सब। फिर ऐसा ना हो कि भाई हम रावण है और हमें राम चाहिए, पहले तुम्हें राम बनना पड़ेगा फिर, ओके, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू बोथ, ओके। भाई वो भी ऐसा नहीं है राम रावण अपने पहले, हाँ रावण भी बनना पड़ेगा, राम जी तो बहुत दूर है ओके। रावण जितने महान भी बनो पहले, सबके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ओके, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। में तो तुम्हें समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं, ये भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है। अगर तुम जो मर गए ऑलरेडी और हम सोचते हैं कि ये बुरा था, ये बुरी थी, ये वो, तो वो भी हमारे नॉलेज के ऊपर एक लेयरिंग कर देते हैं। ऐसा बोलना भी एक रॉन्ग डीड है, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा बोलना और किसी के साथ बुरा करना। कल बताया था ना मन वचन काया, तो तुम मन वचन काया से कुछ भी गलत करो, फिर सोचेंगे हम थोड़ी रावण को मारने गए थे, हमें क्यों ये पाप लग गया। भाई तुम नहीं गए थे, लेकिन तुमने बोला तो सही, कितना बोला, कितना कोसा उसको, तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था उसने? नहीं, ओके। और अब तुम और हायर लेवल पे आ गए, तो कॉन्शियस हो गए, तो तुमने बोलना भी बंद कर दिया, लेकिन सोचना भी नहीं है। अरे यार कितना बुरा किया। अभी महाभारत देख रहे हो, रामायण देख रहे हो और फिर तुम अरे यार ऐसा किया था, अब तुम बोल नहीं रहे हो, ओके, लेकिन अंदर सोच रहे हो, ओके, दैट इज ऑल्सो रॉन्गली। सोचना भी नहीं है, मतलब तुम चोर है और उसको तुम चोर बोलोगे ना तो भी तुम गलत कर रहे हो। भाई तुम कौन होते हो उसको एक थप्पा लगाने वाले कि वो चोर है? तुम क्या हो? लाइफ में कभी चोरी की होगी? सोचो तुम, सबने की होगी, उसने बड़ी की है, तुमने छोटी की होगी, लेकिन तुमने भी की होगी, तो सब चोर है, सब चोर है। तो किसी के ऊपर जजमेंट करने का
ऑथोराइजेशन हमें किसी ने नहीं दिया और हम है ही नहीं ऑथोराइज्ड। तुम तो ऐसे हो नहीं कि एकदम परफेक्ट। अगर बोलते हैं ना कि हम किसी को कब ऐसा कुछ बोल सकते हैं जब तुम ऐसा हो, लेकिन यहाँ तो और डिटेल की बात है। भले ही तुम परफेक्ट हो जाओ, बोलना नहीं है, नहीं तो होगा क्या, तुम्हारा जो परफेक्शन लेवल है ना वो डाउन हो जाएगा। सोचो राम जी ने जब रावण को मारा, लास्ट मिनट तक उसको वो फ्री था अपना डिसीजन चेंज करने के लिए कि लो भाई ये सीता माता मैं माफी चाहता हूँ। लास्ट मिनट तक उसकी डेथ होने वाली थी, तब तक वो फ्री था कि अपना डिसीजन चेंज कर दे, अच्छे से सीता माता को विद ड्यू रिस्पेक्ट लौटा दे, वो बच जाएगा। वैसे ऐसे गुस्से में आके कैसे कोई किल करता है, वैसे थोड़ी राम जी ने किल किया था। ओके, जब डेथ हुई तो लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ भाई नॉलेज लेके आओ, क्योंकि ये गए ना तो एक बहुत बड़े ज्ञानी यहाँ अर्थ से चले जाएंगे, जितना हो सके उतना ज्ञान लेके आओ उनके पास। पहले ही भेजा था लक्ष्मण जी। ओके, तो वो सब बातें हमें पता नहीं है, हम तो सिर्फ बस तीर मारा रावण बन गया, हम जय श्री राम जय। तो अच्छा बात है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम वो सब तुम्हें पता, ये सारी स्टोरीज है। ये स्टोरीज क्यों है? हमें अच्छा करने के लिए कि भाई पर्टिकुलर चीज नहीं करनी है और पर्टिकुलर चीज करनी है। हमें सीखना है, सीखने के लिए है। ओके, सीखने के लिए है सब कुछ। बैड कैरेक्टरिस्टिक्स तो सब में होती है, लेकिन फिर हमें इंप्रूव कैसे करना है, दैट वी हैव टू लर्न। ओके, चलो, तो ये समझ में आ गया पूरा, और ये बेबी बॉय बेबी गर्ल भी पता चल गया। अब जब तुम्हारा टाइम आए तब कांटेक्ट करना तो ओके, चलो। हाँ, सो यहाँ लिखा हुआ है, देखो। सो ब्लैक कॉट इज डोमिनेंट इन ट्रेड डॉग इफ F1 जनरेशन ऑल प्रोजेनी आर विथ व्हाइट कोट, देन व्हाइट कोट कैन बी कंसिडर्ड एज डोमिनेंट। ये तो हमारी मर्जी। देन एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फोसाइल्स इन डिसाइडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो वही है भाई, वही क्वेश्चन का आंसर होगा क्या कि वो जो अभी हमने डिस्कस किया, क्या होगा कि अर्थ क्रस्ट में से नजदीक से निकल गए तो भाई वो रिसेंट है, और बहुत डीप डाउन गए और फिर निकले तो वो बहुत ज्यादा पुराने हैं, मिलियंस बिलियंस ईयर्स, करोड़, मिलियन में समझना है तो एटलीस्ट लैक्स एंड करोड़ लिख देना। वही एग्जांपल हमें लिखना है, वही आंसर है। ओके, एक देखो, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट तुम्हें पता चल गया, हर आंसर में वही चेप दो। अगर तुम्हें पूरा देखो, अभी जैसे एसएसटी में तुम्हें मैंने बताया था, कुछ भी पूछे, एग्रीकल्चर का पूछा, लिख दो सारा। ओके, एक वर्ड ग्लोबलाइजेशन वर्ड आया, लिख। तुम्हें तो एक ही पता है, क्वेश्चन 5 तरीके से पूछेंगे, तुम्हारे पास तो एक ही है ना फंडा भाई, ये 10 स्टेप याद रखे ग्लोबलाइजेशन पे। सिर्फ वर्ड भी दिखे ना ग्लोबलाइजेशन, चालू ही कर दो, फट 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 लिखना। ओके, पर्टिकुलरली तुम्हारी बात कर रहा हूँ, सीबीएसई में वापस अलग है। हाँ, और सीबीएसई में क्वेश्चन भी हमें लगेगा कि सेम है, लेकिन उसमें थोड़ी वेरिएशन आंसर में होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये रूल वहां लागू नहीं होता, लागू होता है, लेकिन सब जगह नहीं। तुम्हारे लिए सब जगह लागू होता है, थोड़ा इजी है तो इजी का फायदा उठाओ। जीएसईबी में इजी है तो इजी का बेनिफिट ले लो। ओके, चलो, व्हाट एविडेंस डू वी हैव फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनएनिमेट मैटर। इसके लिए एक एग्जांपल, ये एक्चुअली हमारे सिलेबस में, चलो दिखा देते हैं, उसका मैंने फोटोग्राफ लिया हुआ है। ये क्या है, एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट में क्या है मैं वो दिखा देता हूं कि ये भाई साहब ने, मिलर एंड हेरोल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट करते थे? सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है भाई कि इनएमिनेट मैटर से पूरी की पूरी लाइफ आ गई है। इनएमिनेट मतलब नॉन लिविंग, एनिमेट एनिमेशन नहीं सुना? तो एनिमेशन मतलब ऐसे मूव हो रहा है, उसको एनिमेशन बोलते हैं। एनिमेटेड वीडियो मतलब ऐसे कोई मूव कर रहा है। कार्टून कैसे हम बोलते हैं, एनिमेटेड कार्टून। ओके, एनिमेशन मूवी, कार्टून मूवी ऐसे बोलते हैं ना। तो मतलब मूव कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज लिविंग। एंड इनएनिमेटेड मतलब नॉन लिविंग। तो भाई ऐसे कोई रूल, ऐसी कोई है एक्सपेरिमेंट के तुम्हें पता चले कि पहले सब कुछ नॉन लिविंग था, उसके बाद धीरे धीरे करके लिविंग आए, फिर धीरे धीरे करके, मतलब नॉन लिविंग से लिविंग में आना वो भी एक इवोल्यूशन प्रोसेस है। ये भी स्क्रिप्चर्स में लिखा है। ओके, अब डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारा
रह जाएगा। लेकिन ये भी है कि नॉन लिविंग में से लिविंग कोई एक सोल कैसे आती है, जैसे हम सोल है, ओके, तो हम भी पहले नॉन लिविंग थे, फिर कितने कितने लैक्स एंड लैक्स ऑफ बर्थ के बाद हम मतलब जो लिविंग में आए थे उसके बाद यहां तक पहुंचने के लिए हजारों लाखों, डिपेंड, सबके अलग अलग होते हैं, हजारों लाखों इयर्स लग गए, अब जाके हमें ह्यूमन लाइफ मिली है। वो नहीं बोलते स्क्रिप्चर्स में 84 लाख 84 लैक्स 84 लाख योनि बोलते हैं। योनि मतलब जो हम फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं उसको बोलते हैं योनि। फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को हिंदी में संस्कृत में क्या बोलते हैं, योनि बोलते हैं। सो 84 लाख योनि पास होके हम ह्यूमन में आए हैं। ऐसा मतलब सपोज डॉग, तो जो फीमेल डॉग होगी वो, जैसे पिजन तो फीमेल पिजन होगा वो, वैसे 84 लैक्स योनि में से पास होके फिर हम ह्यूमन फॉर्म में आए। जस्ट इमेजिन, 84 नहीं, 8400 भी नहीं, 84,000 भी नहीं, 84 लैक्स। तो सोचो कि कितनी मेहनत करके आए हैं ह्यूमन में, और अभी जो हम करेंगे उसके बेस पे ऐसे चुटकियों में, टाइम नहीं लगे, चुटकियों में हम वापस डिग्रेड जाएंगे, पीछे जाएंगे, क्योंकि हमारे डीड्स जैसे होंगे वैसे यहां से ऊपर भी जा सकते हैं हम। ओके, ऊपर मतलब जैसे कि हायर लेवल पे, जैसे संत बोलते हैं ना, वैसे जैसे साईं बाबा का जीवन कैसा था, पूरी लाइफ टाइम दूसरों के लिए जिया, पूरी लाइफ टाइम सेजिस है, दूसरों के लिए किया सब कुछ, तो वो हायर लेवल पे जाएंगे। और दूसरों के लिए नहीं किया लेकिन खुद का किया, कुछ गलत नहीं किया, तो ह्यूमन के ह्यूमन रहेंगे। बैलेंस रहा तो ह्यूमन के ह्यूमन। एसिड बेस है ना, तुम न्यूट्रल पे हो तो न्यूट्रल पे रहोगे तो न्यूट्रल पे, एसिड में ज्यादा चले गए तो नीचे जाना पड़ेगा, बेस में ज्यादा चले गए तो वो साइड जाना पड़ेगा। ओके, लाइक दैट। तो हमारे डीड्स कैसे हैं उसके हिसाब से स्क्रिप्चर में ऐसा लिखा है कि 80% जो ह्यूमन होते हैं वो ह्यूमन वापस नहीं होंगे। ओके, क्या होंगे? एनिमल्स होंगे। क्यों? डीड्स ही वैसे हैं। चलो अभी डीड्स पे हम वापस कभी 10th के बाद चर्चा करेंगे। सो वही है कि नॉन लिविंग में से लिविंग कैसे पता चला कि एक ही से आए हैं, तो इन भाई साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्या पता चला, मतलब क्या किया था, जैसे कि उन्होंने सारे ही से हाइड्रोजन गैस ले लिया, नाइट्रोजन है, ओके, सब कुछ इकट्ठा किया, और कार्बन ले लिया, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये सब इकट्ठा किया, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लिया, ऑक्सीजन नहीं लिया था। एंड उसको पर्टिकुलरली वेसल में 80 मतलब से बिलो 100 टेम्परेचर रखा। कितना? बिलो 100। तो जो बिलो 100 टेम्परेचर रखा, ये क्यों ऐसा दिख रहा है? तो जो बिलो 100 टेम्परेचर रखा और फिर एक्सपेरिमेंट किया, तो उनको क्या पता चला, ये रहा देखो, हाँ, तो देखो ऐसी थियरी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड रखा, गैसेस देखो, CH4, मीथेन, एमोनिया, H2O तुम बोलोगे ऑक्सीजन, गैस नहीं, ये तो पानी है, H2O, ओके, हाइड्रोजन, ओके। तो ये सब कुछ रखा, टेम्परेचर दिया बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल, और फिर बहुत टाइम बाद ये किया और देखा, तो उनको पता चला कि कार्बन के कंपाउंड्स बन गए हैं। ओके, 7 days और आफ्टर सम टाइम, कितना था, एट द एंड ऑफ अ वीक, लिखा वीक लिखा हुआ है ना, कि 7 to 10 days के बाद ये एक्सपेरिमेंट होता रहा है। और फिर उन्होंने देखा तो पता चला 15% ऑफ कार्बन हैड बीन कन्वर्टेड टू सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के सिंपल कंपाउंड्स बन गए, इंक्लूडिंग उसके साथ साथ क्या था, एमिनो एसिड्स बने हैं विच आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो अगेन थोड़ा डीप बायोलॉजी पढ़ोगे, बायोलॉजी ना पढ़ो, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे आगे 11th 12th में, या फिर डिप्लोमा या व्हाटएवर, तो उसमें ये सब आएगा। तो क्या बने कि एमिनो एसिड बने और उससे प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। ओके, तो प्रोटीन बनता है, और एक बार प्रोटीन बन गया और प्रोटीन के साथ साथ फिर ऑक्सीजन एंड ऑल फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल गया, तो वहां से क्या स्टार्ट हो गई, लाइफ स्टार्ट हो गई। ये नॉन लिविंग था सब कुछ, ये गैस और वो सबको हम लिविंग थोड़ी बोलेंगे, ये नॉन लिविंग था। एक्सपेरिमेंट किया, टेम्परेचर इतना रखा, ये वो, तो इससे पता क्या चल रहा है कि अर्थ में भी ऐसा था कि सब कुछ ये गैसेस और वो सब है,
पानी है और फिर इतना टेम्परेचर रहा होगा और फिर जाके एक से प्रोटीन बना, प्रोटीन में से एक सपोज यूनिसेल्युलर कोई आ गया, जैसे अमोइबा आ गया, फिर वहां से धीरे 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 इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और इतने लैक्स एंड करोड़ ऑफ ईयर्स के बाद हम अभी यहाँ पर है, लिविंग में है। समझ में आया? तो यही शो करता है। तो तुम्हें पूछे तो फिगर तो बनानी नहीं है, बट दिस थिंग सिर्फ ओनली ये थर्ड वन कि उन्होंने ये ऐसे ही पहले सेंटेंस तो लिख लो कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1953, ईयर याद ना करो तो भी चलेगा, बट इन 20th सेंचुरी। वैसे ईयर ना याद रखो, कोई भी साइंस की बात कर रहा हूँ, एसएसटी में याद रखने पड़ेंगे, ओके। लेकिन कहीं पे यहाँ पे ईयर याद ना रहे तो क्या लिख देना है, दिस मच सेंचुरी। जैसे ये 20th सेंचुरी लिखोगे, उनको पता चलेगा कि भाई एटलीस्ट 100 ईयर्स में हुआ था, उतना तो याद है बच्चे को, ओके। सो किया था उन्होंने, क्या किया देखो, इट हैड कंपाउंड्स लाइक एमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, वाटर वेपर, बट नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था। दिस वाज मेंटेन्ड एट अ टेम्परेचर जस्ट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड इलेक्ट्रिक स्पार्क्स वेर पास्ड थ्रू द मिक्सचर ऑफ गैसेस स्टिमुलेट लाइटिंग। लाइटिंग हो रही थी, इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दे रहे थे हम। देन एट द एंड ऑफ अ वीक, ये जो हमने अभी पढ़ा कि प्रोटीन मिले हमें और फिर उससे फिर लाइफ स्टार्ट हुई होगी, ऐसा माना जाता है। अर्थ पे भी ये सब हुआ और फिर नॉन लिविंग इनएमिनेट से हम कहाँ आ गए, मतलब मूविंग में आ गए, ओके। एनिमेटेड हमने बोला ना नॉन लिविंग, तो हाँ ये थर्ड वाले ही साइंटिस्ट मेन है, मतलब हाँ थर्ड वाला ही करना है। और एक्चुअली उसके तो सपोज डार्विन का भी थियरी है एंड और वो एक्चुअली नहीं पूछा जाता है, तो वो सब करने की जरूरत नहीं है, ओके। कहाँ गए? हाँ, explain how sexual reproduction give rise to more visible variations than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually? ये तो हेरिडिटी का क्वेश्चन है और हमें आता ही है कि भाई असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों। भाई सिंपल एक रीजन क्या है, वन लाइन में आंसर देना हो तो कैसे देंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट हैं और सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट है। भाई सिंगल पेरेंट हो गए तो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही देखा कि सेम ही आएगा भाई। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो चाइल्ड आता है वो डिट्टो लगता है पेरेंट जैसा, क्यों, क्योंकि चेंज आता ही नहीं है, लेकिन उसकी सर्वाइव लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। और जितने डिफरेंस होंगे, जितना वेरिएशन होगा, उतने ऑफस्प्रिंग में सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वही चीज लिखनी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू द मोर विजिबल वेरिएशंस देन असेक्सुअल, बिकॉज देखो यहां तक का तो ऐसे ही चेपा, देन यहां से आंसर है, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन each new generation is the common combination of DNA copies from 2 pre-existing individuals। 2 pre-existing है, उनमें से आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक, सिंगल पेरेंट नहीं है, 2 है। Then even during the gamete formation, new combination of genes occurs during the meiosis and mitosis। देखा था हमने, तो meiosis हो रहा है, meiosis ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन meiosis से होता है, वो mitosis। Then from more visible variation during the sexual reproduction, certain favorable variation can be selected by natural selections, whereas in asexual reproduction generally offsprings are exact copies of their single parents, okay। तो asexual में यही मेन सेंटेंस तो वही है, 2 पेरेंट आते हैं, सेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा होंगे और सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं, तो भाई डिट्टो ही उनके जैसे लगेंगे, एग्जैक्ट कॉपीज, ओके। तो सब जगह देखो नेचुरली सिलेक्शन ही होता है। जैसे मैंने बोला कि अभी हमने डिस्कस किया बॉय गर्ल होना, तो हम नेचुरली बोलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि ये है। ये बात क्या है पता है, जो चीज हमें पता ना हो ना, हम बोल देते हैं नेचुरली, ओके। हमें पता नहीं है तो हम बोले ये तो होता है। जब तक हमें पता नहीं था कि बारिश कैसे होता है, तो भाई हाँ बारिश हो रहा है, हाँ बारिश हो रहा है, तो कैसे हो रहा है भाई, नेचुरली है, नेचुरली है, कैसे होता है क्या, बारिश नेचुरली है, नेचुरली होता है। फिर जब पढ़े पता चला कि ओ यहाँ बॉइलिंग ऑफ वाटर हो रहा है, ये डस्ट पार्टिकल मिल रहे हैं, ऊपर क्लाउड बन रहे हैं, फिर क्लाउड में जब वो ठंडे हुए कंडेंसेशन हुआ तब पानी गिरा, तो अब समझाने लगे भाई इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस जिसमें पहले बॉइलिंग होगा, फिर ऊपर जाके क्लाउड बनेंगे, डस्ट मिलेगी, फिर उसका कंडेंसेशन होगा, फिर कंडेंसेशन हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ तो पानी नीचे गिरेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेन। ये हमें पता चला तो हम ऐसे बोलने लगे, जब पता नहीं था तो हम बोल रहे थे नेचुरली है, नेचुरली है। सब में वैसा ही है, सब में वैसा है। जब हमें पता ना हो ना तो हम बोल देंगे ये तो नेचर है भाई,
ये तो नेचुरली ऐसे ही होता है, सबका ऐसे हो रहा है, अपना भी ऐसे हो रहा है। देखो वो स्टेट में भी वैसे ही गिर रहा है, वो कंट्री में भी वैसे ही पानी गिर रहा है, नेचुरली है। लेकिन नेचर में भी जो है उसका भी साइंस है, वो हमें पता नहीं है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग, ये भी वन टाइप ऑफ नॉलेज है कि नेचुरली जो हो रहा है वो भी क्यों हो रहा है, ऐसे ही क्यों होता है। कोई जगह पे बारिश ज्यादा क्यों हो जाती है कोई ईयर में, कोई जगह पे कम क्यों हो जाती है, तो उसका रीजन है, सबके पीछे का रीजन है। अभी हमें थोड़ा थोड़ा पता चला। सोचो कृष्ण जी के टाइम पे उनको सब पता था, हाँ। युद्ध में कैसे क्या होता है, उनके पास सारा नॉलेज है। उनको पता है कि भाई अभी ग्रहण होने वाला है, उनको पता था कि पता है वो अभिमन्यु को मार दिया था। फिर अभिमन्यु को मारने के बाद अर्जुन ने ऐसे टशन में आके प्रण ले लिया, जब तक वो जयद्रथ को अभी नेक्स्ट डे मार ना दूं तो मैं मार ही दूंगा, नेक्स्ट डे एक दिन में तो मार ही दूंगा, और ना मार पाया ना तो मैं अग्नि स्नान कर लूंगा। टशन जोश में आ गया ना, चाइल्ड की डेथ हो गई, तो ऐसे गुस्से में ऐसे प्रण ले लिया। तभी कृष्ण जी ने बोला था भाई जोश में आके होश मत खो जाओ, ऐसा क्या प्रण ले लिया तुमने, अब मारो जाओ। तो वो भाग गया, सबको उसने सेव करके रखा है कि बस आज के दिन बच के रहना है। तो अर्जुन तो खुद ब खुद मतलब सुसाइड कर लेगा, लाइक दैट। लेकिन कृष्ण जी को पता था कि इस दिन क्या है, एक्लिप्स है, ओके। तो और पर्टिकुलर टाइम पे तो ऐसे ही एक्लिप्स हुआ, और एक्लिप्स भी था एट द सेम टाइम उन्होंने अपने सुदर्शन से ढक दिया था सन को, एक्लिप्स भी था। तो ऑलरेडी ये नहीं पता होता, हम सिर्फ ऑब्वियसली भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं, वो तो एक्लिप्स ना हो तो एक्लिप्स भी करवा सकते हैं, ओके। बट उनको पता था कि ये टाइम पे ऐसा होने वाला है, वही टाइम पे जो भी थोड़ा बहुत भी लाइट आ रही होगी उसको भी बंद कर दिया। ओ भाई इवनिंग हो गई, खत्म, डे खत्म, चलो भाई अर्जुन आ जाओ कर लो सुसाइड। तब जाके फिर वो आया, हाँ बच गया। और फिर जैसे ही एक्लिप्स तो कितना थोड़े टाइम का होता है, फिर पता चल गया ओ भाई अभी तो नहीं हुआ है, अर्जुन जाओ आ गया तुम्हारा ये, मार दो। नॉलेज है, हमें पता नहीं होता है, कृष्ण जी को सब पता था। इसीलिए हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि इतना नॉलेज है कि तुम नर से नारायण बन सको। ये कोई इगोइज्म की बात नहीं है, हम कैसे भगवान बन सकते हैं, अरे इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं तुम भगवान बन गए। ओ भाई नॉलेज गेन करना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ेगा। लाइफ, उनकी लाइफ देखो, ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे हाँ हंसते खेलते मिला है। राम जी की लाइफ देखो, कृष्ण जी की लाइफ देखो, कितने मतलब ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज, कितना कुछ, फिर भी अपने नॉलेज से सब कुछ किया और ऐसे जिया कि आज भी हम उनको फॉलो करते हैं कि भाई लाइफ हो तो इनके जैसी, पावर हो तो इनके जैसा। तो भाई आपके पास आप ही हो, हम पे कृपा करो, थोड़ा बहुत यहाँ भी दे दो, ऐसे ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉलेज है, ये नॉलेज गेन के इसीलिए लिखा हुआ है कि भाई तुम नर में से नारायण बन सकते हो। कोई इगोइज्म, फिर यहीं पे कई लोग क्या बोलते हैं कि यार हम कैसे भगवान बन सकते हैं, इतनी बड़ी बात। अरे इतनी बड़ी बात नहीं, गलत चीजें तुमसे छूट नहीं रही है, इसीलिए बोल रहे हो कि हम कैसे हो सकते। छोड़ो, पहले गलत चीजें छोड़नी पड़ेगी, तो वो दिखाना पड़ेगा अंदर से कि हाँ भाई हम छोड़ेंगे, तब जाके बनेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी बनेंगे। मेहनत करनी वजह से हम बोले कि भाई हम 100% ला सकते हैं, 100 में से 100 आउट ऑफ 100 तो हम ये कैसे आ सकते हैं 100 आउट ऑफ 100? ऐसे थोड़ी होता है कि पेपर में हमने जो भी लिखा सब कुछ सही है। ओ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मेहनत करनी पड़ेगी। अभी ऐसे तो थोड़ी मिल जाएंगे 100 आउट ऑफ 100, लेकिन मेहनत करोगे तो इम्पॉसिबल। ऐसे सोचने में 100 आउट ऑफ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कुछ तो गलत होगा ही, कुछ तो ऐसा होगा कि जो हमें नहीं आता होगा। ये जरूरी नहीं है, तुम्हें सब आता है ऐसा ही मानो और प्रिपेयर करते रहो, तो 100 आउट ऑफ 100 भी आएंगे। फिर इम्पॉसिबल किसे लगेगा, जिसको मेहनत ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर उनकी ये जो बिलीफ सिस्टम है इतनी पक्की हो गई, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम, अब किसी के आ गए ना, और अब उनको बोले ये देख 100 आउट ऑफ 100 है, ये तो तुक्के मार के पास होता है, इसके तो जैक है, इसने तो पैसे दिए होंगे, बहुत उसके भी एक्सक्यूजेस है कि ये तो लक की वजह से आ गया, ऐसा कुछ नहीं आता। उसके भी एक्सक्यूज, अरे ये एक्सक्यूज से बाहर निकलो, खुद करो पहले। होता है लेकिन करना पड़ेगा, एक्सक्यूज से थोड़ी, हम कितनी बार एक्सक्यूज देंगे, लोग कर रहे हैं, लोगों का हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं होगा भाई। तो
सब कुछ अपने ऊपर है, हो सकता है, बट हमें वो लेवल का करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए तो भगवान ने खुद लाइफ, ये इनकारनेशन क्यों हो रहे हैं लॉर्ड के, भगवान के इनकारनेशन क्यों हो रहे हैं, हमें समझाने के लिए, हमें पता चले कि भाई जीते कैसे हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। लाइफ स्टोरी ऑफ रामा देख लो, लाइफ स्टोरी कृष्ण जी की देख लो, क्या क्या मतलब हम तो सोच नहीं सकते, हम तो हिल जाएंगे। वाइफ को कोई किडनैप करके ले जा रहा है, अपना ही सन अपने सामने हो जा रहा है, ओके, कितना कुछ होता है, कितना कुछ, कितनी 3 वाइफ है, 8 वाइफ, मतलब ऐसे तो बहुत सारी पटरानियां बोलते हैं हम कृष्ण जी की, पहले 3, फिर अष्टभार्या 8, ओके, एक शादी करके देखो पता चलेगा। नहीं, मैम को है नॉलेज भाई, ऐसे मैं रॉन्ग वे में नहीं बोल रहा। लेकिन नॉलेज है, वो नॉलेज से कृष्ण जी ने वो भी दिया है, तो मैं तो पढ़ लिया पहले ही। नॉलेज है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट देनी है, कितनी रिस्पेक्ट देनी है, कितना केयर, कितना प्रेम, सब कुछ लाइफ उन्होंने जी के बताई है कि भाई ऐसे हो सकता है, बट उसके लिए स्टेबल माइंड चाहिए, ईगरनेस चाहिए, सब कुछ चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट, तो ये तो हमने देखा, हाउ इज इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स एंश्योर्ड इन दी प्रोजेनी। तो भाई इक्वल कैसे, भाई ये भी तो आगे हेरिडिटी क्वेश्चन, इक्वल ही होता है क्योंकि 23 पेयर्स होते हैं और 22 जो पेयर्स होती है वो सब बाकी देखाव की होती है कि भाई स्किन कलर कैसा, बाल के कलर कैसे, नाक कैसा, कान कैसा, मुंह कैसा, वो सब 22 में वो सब आ गया। सेक्सुअल पेयर होती है वो एक ही होती है, ओके, 23 नंबर वाली, जिसमें XX और XY हम पेयर के नाम देते थे। अब वो इक्वल ही होगा, क्यों, क्योंकि मायोसिस हो रहा है, मायोसिस हो रहा है तो सेल डिवाइडिंग प्रोसेस हाफ हो जाती है, मतलब ऐसा अगर देखे तो 23 पेयर्स मतलब 46, तो भाई 46 यहां से 46 यहां से, तो भाई 92 हो गए, लेकिन 92 थोड़ी करने हैं, नए में भी 46 ही आने चाहिए। तो सेल डिवाइडिंग प्रोसेस होती है, ये हमने हेरिडिटी में देख लिया था। तो भाई 46 नहीं आएंगे पूरे के पूरे, सिर्फ 23 आएंगे और दूसरी जगह से 23 आएंगे, तब जाके 46 हो गए, वही आंसर है। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड एग सेल्स दैट इज ओवम रिस्पेक्टिवली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मायोसिस। It reduces the number of chromosomes and amount of DNA to half in gametes. Such germ cells from 2 individuals, male and female parents, are fused to form zygote. ये सब हमें पता ही है. And this ensures the equal genetic contribution of male and female parents in the progeny that develop from the zygote. तो वही है, meiosis लिखा ना, हाँ ये लिखा है ना meiosis, meiosis, okay, meiosis, okay, meiosis, ओके डन। तो वो मियोसिस वर्ड डालना इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड है मियोसिस, सेल डिवीजन कीवर्ड है, आंसर के कीवर्ड लिखने हैं तुम्हें, वो याद रखो, वो वर्ड तो अंदर आने ही चाहिए, तो मार्क्स मिल जाएंगे। सो मियोसिस कीवर्ड है यहाँ पर, देन सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन में 23 पेयर्स मतलब आधी आधी होके आएगी, 23 पेयर्स मतलब 46 बनाने हैं जो, सो 23 आएंगे यहाँ से और 23 आएंगे, दोनों में से आधे आधे आएंगे, वो लिखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन, ओनली वेरिएशन दैट कन्फर एन एडवांटेज टू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन अ पॉपुलेशन। मतलब वेरिएशन होगा वही सर्वाइव कर पाएंगे, वो तो हमने देखा था हेरिडिटी में भी। एंड डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, व्हाई और व्हाई नॉट? हाँ एग्री है, क्यों, क्योंकि वेरिएशन होगा तो वो आगे उसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो आगे फ्यूचर में जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बनेगी उसको सरवाइव कर सके। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और सारे के सारे एक ही टाइप के हैं, ओके, कि सपोज कोई बैक्टीरिया है, वायरस, उसका एग्जांपल देखा था हमने कि वायरस है, वो 40 डिग्री से अप जाए, ओके, तो मर जाते हैं। तो ऐसा समझो कि वो लोग कर रहे जैसे ही, पहले से तो नहीं होता था 40 डिग्री अप, ओके, आइस एज चल रहा है, मान लो आइस एज चल रहा है, तो आइस एज में तो वो लोग आराम से खाए पिए रहे, और फिर फायर एज आया, ओके, तो आइस एज के बाद जब फायर एज आया तो क्या हुआ पता है ना, सारे एजेस थे, स्टोन एज, आइस एज, फायर एज, बहुत टाइम के बाद हम यहाँ पे आए हैं, ओके। सो सपोज अब जैसे ही फायर एज स्टार्ट होने आया, आइस एज से टेम्परेचर बड़ा,
जैसे ही 40 हुआ, जो भी जितने भी वो वायरसेस थे सारे मर गए। क्यों भाई? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक ही थे, आगे वो वेरिएशन नहीं करते थे, एक ही टाइप के थे, तो भाई ऐसा हो गया। लेकिन जो वायरसेस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली वेरिएशन रखते हैं, ओके, तो सपोज कोई 41 पे भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई 50 पे चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं है, तो एटलीस्ट वो लोग जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तो वेरिएशन सहने की शक्ति आ गई है, उसकी एनर्जी आ गई है, क्योंकि वेरिएशन हुआ है ना, इवोल्यूशन हुआ है, वेरिएशन हुआ है, लेकिन इवोल्यूशन हुआ ही ना हो तो खत्म। तो वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड हो जाएगी। अंडरस्टूड? पता चला? सो इसी के साथ हमारा साइंस कंप्लीट होता है। ओके, सो जो भी एसएसटी बाकी है वो हम कल से कंप्लीट कर लेंगे। कितना बाकी है? पहले ये कम करें, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। 8